नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से जो है रिवीजन क्लास 4 देखेंगे दोस्तों आज। और इससे पहले हमने इंग्लिश से 3 क्लासेस देखी हैं जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में करें। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेजी। तो आपको बताना है दोस्तों इलेजी का ओरिजिन बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इलेजिया, इलेजी या इलेजिया, यानी कि इलेजिया का आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा इलेजिया, ELEGEIA। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों इलेजी जो है ये कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिगोस। ठीक है, कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है दोस्तों एलिगोस, ELEGOS। ठीक है, ध्यान रखेंगे द वर्ड इलेजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिगोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? लेमेंट, LAMENT। ठीक है, लेमेंट। क्लियर है? बाकी आप जानते हैं इलेजी जो है क्या होता है। एन इलेजी इज अ मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हु इन्वेंटेड द क्लासिकल वुड। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्लासिकल वुड को इन्वेंट किसने किया आपको बताना है। कीट्स, जॉफरी चौसर, पिंडार या फिर मिल्टन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? हु इन्वेंटेड द क्लासिकल वुड, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पिंडार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्लासिकल वुड। ठीक, तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी क्लासिकल वुड को हम जो है क्या बोलते हैं? इसको हम पिंडारिक वुड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिंडारिक वुड। ठीक है, पिंडारिक वुड। क्लियर है? पिंडारिक वुड। साथ ही साथ दोस्तों ओट की बात करें तो ओट क्या होता है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, ओट जो है ये आपका क्या होता है? एक लिरिकल पोएम होती है। ठीक है, क्या होती है? लिरिकल पोएम। ठीक है, या लिरिकल पोम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एन ओड इज अ लिरिकल पोम सीरियस इन टोन दैट प्रेजेस और ग्लोरीफाइज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप सभी ने पढ़ा है ओड के बारे में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ओड हो गया, इलेजी हो गया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है हु रोड द सोनेट ट्रू लव। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? आपको बताना है ट्रू लव सोनेट जो है किसने लिखा है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप जरूर करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। हु रोड द सोनेट ट्रू लव, ट्रू लव नाम का सोनेट किसने लिखा है? तो आप सभी जानते हैं किसने लिखा है ट्रू लव सोनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोनेट नंबर आपने देखा है, ट्रू लव सोनेट नंबर कौन सा है? ये 116। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जो ट्रू लव जो आपका सोनेट है ये कब पब्लिश हुआ ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1609 में। कब हुआ था? 1609 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस सोनेट में कौन सा सोनेट है? ट्रू लव, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सोनेट ट्रू लव जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सोनेट नंबर कौन सा है? ये 116 है। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था? 1609 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों
which of Wordsworth's work was meant to be a philosophical poem but remains unfinished। आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है, ठीक है, फिलोसॉफिकल वर्क या फिलोसॉफिकल पोएम जो आपका अनफिनिश्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मैंने बताया था पिछले वाले रिवीजन क्लास में आपको। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द रेक्लूज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों रेक्लूज, ये एपिक पोएम, ठीक है, एक एपिक पोएम थी दोस्तों ये, ठीक है, एपिक पोएम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट। यहाँ पर आपको बताना है ये जो लाइन्स हैं दोस्तों ये कहाँ से ली गई हैं। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन्स, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर, यानी कि वस्तुओं के प्रकाश में आगे आओ, प्रकृति को अपना शिक्षक बनाओ। तो दोस्तों ये लाइंस कहाँ देखने को मिलती हैं, ऑप्शन देखिए, द टेबल्स टर्न, द सॉलिटरी रिपर, लंदन 1802 या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। वस्तुओं के प्रकाश में आगे आए, प्रकृति को अपना शिक्षक बनाएं। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द टेबल्स टर्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, टेबल्स टर्न, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टेबल टर्न जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, द टेबल टर्न दोस्तों कब पब्लिश हुई थी आपको पूछा जा सकता है। तो 1798 में पब्लिश हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, इन लिरिकल बैलेट में पब्लिश हुआ था द टेबल टर्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो पोएम है, द पोएम मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि किताबों के बजाय जो है प्रकृति से सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू। चलिए बताइए, कीट्स का जो वर्क है एंडीमियन, ये किसको डेडिकेटेड है। ऑप्शन देखिए, मिल्टन, शेक्सपियर, थॉमस चैटरटन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का। कीट्स ने जो है एंडीमियन किसको डेडिकेट किया है, थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का। ठीक है, एंडीमियन की बात करें कीट्स की, तो एंडीमियन दोस्तों ये कब कंपोज्ड हुआ था ये पूछा जा सकता है आपको। कंपोज्ड हुआ था ये आपका 1817 में। ठीक है, 1817 में कंपोज्ड हुआ था। और पब्लिश की बात करें तो ये पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों 1818 में। ठीक है, 1818 में। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों। विच ऑफ दीज इज नॉट वर्क बाय जॉन कीट्स। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें वर्क जो है जॉन कीट्स का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, टू नाइट, इसाबेला, ओड टू द ऑटम या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का। देखिए मैंने बताया था इसाबेला जो है इनका जॉन कीट्स का वर्क है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ओड टू ऑटम भी जॉन कीट्स का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू नाइट। टू नाइट जो है जॉन कीट्स का वर्क नहीं है दोस्तों। किसका वर्क है टू नाइट, चलिए आंसर कीजिए, किसका वर्क है बताइए। टू नाइट जो है ये किसका वर्क है, किसने लिखा है इसको। तो इसको लिखा है दोस्तों पीवी शैले ने। ठीक है, पीवी शैले ने लिखा है इसको, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कब लिखा गया था इसको, 1821 में। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, टेनिसन ऑन द चांसलर मेडल फॉर हिज पोएम। तो टेनिसन ने दोस्तों
चांसलर्स मेडल जो है किस पोएम के लिए जीता था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर टिम्बकटू, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड गालहट, या फिर ब्लैक लावा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। टेनिसन ने किस पोएम के लिए जो है चांसलर्स मेडल जीता था? ये मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो किसके लिए जीता था? टिम्बकटू के लिए। किसके लिए जीता था? टिम्बकटू के लिए इनको क्या मिला था? टेनिसन को चांसलर्स मेडल मिला था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि जो टिम्बकटू जो इनकी पोएम है ये कब लिखी गई थी, ठीक है। ये पोएम लिखी गई थी दोस्तों 1829 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको कि टेनिसन को चांसलर्स मेडल किस पोएम के लिए मिला था? तो टिम्बकटू के लिए मिला था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। आपको बताना है दोस्तों इसमें कि टी.एस. इलियट ने जो है द वेस्टलैंड में कौन सा जो है फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया है, आपको बताना है। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर बताइए। विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड में कौन सा दोस्तों फॉर्म यूज़ किया है टी.एस. इलियट ने? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्री वर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? फ्री वर्स। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्री वर्स आप जानती हैं दोस्तों, ठीक है। फ्री वर्स जो है इज एन ओपन पोइट्री फॉर्म, नो राइम नो मीटर। इसमें ना मीटर होता है ना राइम होता है, ठीक है। ये आप सभी ने पढ़ा है, नो राइम, ठीक है, नो मीटर, ठीक है, नो मीटर, ठीक। इसमें ना राइम होता है ना मीटर होता है, ठीक। और अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ फ्री वर्स, ठीक है, अगर आपको फादर पूछा जाए फ्री वर्स का, फादर ऑफ फ्री वर्स, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? वॉल्ट विटमैन, ठीक है, वॉल्ट विटमैन, ठीक। तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, फादर ऑफ फ्री वर्स, तो ध्यान रखेंगे वॉल्ट विटमैन, इनके बारे में आपने पढ़ा है, एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच अवार्ड डिड अरुंधति रॉय रिसीव फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर एंड सोशल कॉजेज इन 2002। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि अरुंधति रॉय को जो है कौन सा प्राइज मिला था इनमें से? बुकर प्राइज, सिडनी पीस प्राइज, या फिर मैन बुकर प्राइज, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इनको जो है अरुंधति रॉय को जो है लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सा मिला था? तो सिडनी पीस प्राइज मिला था इनको, ठीक है, और बुकर प्राइज भी मिला था इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखेंगे। विच अवार्ड डिड अरुंधति रॉय रिसीव फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड सोशल कॉजेज, ठीक है, सोशल कॉजेज ध्यान रखेंगे। तो सोशल कॉजेज के लिए इनको मिला था सिडनी पीस प्राइज, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों बुकर प्राइज की, तो अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1997 में मिला था इनको बुकर प्राइज, ठीक है। किसके लिए मिला था? ये मैंने आपको कई बार बताया है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, एस डी कॉर्डिस क्रिस्टाबेल वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है सैमुअल टेलर कॉर्डिस का वर्क है दोस्तों क्रिस्टाबेल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्रिस्टाबेल वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क क्रिस्टाबेल? ऑप्शन देखिए 1815, 1816, 1818, या फिर 1820। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? सैमुअल टेलर कॉर्डिस
इनका वर्क है दोस्तों क्रिस्टा बेल। ये कब पब्लिश हुआ था? तो राइट आंसर करना है आपने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 1816। ठीक है, 1816 में पब्लिश हुआ था दोस्तों क्रिस्टा बेल। ठीक है, इनके अदर वर्क्स आप जानती हैं एस टी कॉर्डिस के, सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर आया था इनका, नोट कर लेंगे 1798 में। कुबला खान आया था 1816, मैंने बताया था ना। इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है क्रिस्टा बेल और कुबला खान। ठीक है, कुबलाई खान या कुबला खान, ये दोनों जो है आपके कब आए थे? 1816 में। ठीक है, ये ध्यान में रखने आपने। उसके बाद जो है आपका फ्रॉस्ट एट मिडनाइट आया था इनका 1798 में। ठीक है, डिजेक्शन एंड ओड आया था 1802 में। तो ये सारे इनके वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? इनके सारे वर्क्स मैंने आपको प्रत्येक रिवीजन क्लास में आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। अब तो आपको याद भी हो चुके होंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कॉल्डिस का बॉर्न और डाइट दोनों आप याद रखें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली आर नोवेल्स रिटन बाय। आपको बताना है द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली, ये नोवेल्स दोस्तों किसने लिखे हैं आपको बताना है। विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, कॉल्डिस या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली, ये दोनों नोवेल जो है दोस्तों किसने लिखे हैं ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ठीक है, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड डेली जो है ये दोनों नोवेल किसके हैं? खुशवंत सिंह के हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। खुशवंत सिंह की बात करें दोस्तों, इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, आपने पढ़ा होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, अभी उस पर बात करेंगे। तो खुशवंत सिंह का आपको पूछा जा सकता है दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था। तो बॉर्न की बात करें तो खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 में। 1915 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब नाउ पाकिस्तान, इनकी पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और बात करें दोस्तों खुशवंत सिंह की डेथ की, यानी कि डेथ की, इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी पूछ लिया जाता है कई बार, तो दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक फेमस जो है दोस्तों इंडियन नोवेलिस्ट हैं। साथ ही साथ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं खुशवंत सिंह के, तो आपने ध्यान में रखना है। खुशवंत सिंह का मैंने अभी आपको बताया, इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कई बार पूछा जाता है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान इनका वर्क है दोस्तों। कब आया था ये पूछ लिया जाएगा आपको। तो ये वर्क आया था इनका 1956 में, 1956 में आया था ट्रेन टू पाकिस्तान। और साथ ही साथ दिल्ली की बात करें तो इनका जो दिल्ली जो नोवेल है ये कब आया था, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो दिल्ली जो इनका नोवेल था दोस्तों ये आया था 1990 में, 1990 में आया था दिल्ली। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका जो अदर वर्क है, आई सेल नॉट हियर द नाइट एंगल, इनका वर्क है जो 1959 में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा कौन सा बताया मैंने? आई सेल नॉट हियर द नाइट एंगल। ठीक है, आई सेल नॉट हियर द नाइट एंगल। ठीक है, नाइट एंगल ये कब आया था इनका? ये आया था दोस्तों इनका 1959 में। ठीक, तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इनको जो है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण दोनों चीज़ मिली है, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो खुशवंत सिंह से आपको ध्यान रखना है, इनको जो है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण कब मिला था इनको? पद्म भूषण खुशवंत सिंह को इनको मिला था 1974 में। ठीक, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पद्म भूषण। और खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये मिला था दोस्तों, कब मिला था बताइए पद्म विभूषण? ये मिला था 2007 में। ठीक है,
दोनों चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विक्रम सेठ फेमस बायोग्राफी टू लाइफ्स वाज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में विक्रम सेठ का जो है दोस्तों, जो फेमस बायोग्राफी है इनकी टू लाइफ्स, ये जो है कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। पहले तो आपको ये याद रखना है इनकी जो फेमस बायोग्राफी है वो कौन सी है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, विक्रम सेठ फेमस बायोग्राफी इज टू लाइफ्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कब पब्लिश हुआ था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005। ठीक है, 2005 में पब्लिश हुआ था दोस्तों विक्रम सेठ की जो बायोग्राफी है टू लाइफ्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। विक्रम सेठ की बात करें तो विक्रम सेठ आप जानती हैं इंडियन पोएट एंड नोवेलिस्ट रहे हैं, और इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको विक्रम सेठ का। तो विक्रम सेठ का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में इनका जन्म हुआ था। 1952 में कहाँ हुआ था, कोलकाता में। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो मेजर वर्क्स हैं पूछे जाते हैं, विक्रम सेठ के जो मेजर वर्क्स हैं आप सभी ने पढ़े हैं, जैसे आपका द गोल्डन गेट इनका वर्क है। ठीक है, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट। ठीक है, द गोल्डन गेट इनका वर्क कब आया था, ये आया था 1986 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अ सुटेबल बॉय पढ़ा होगा आपने। ठीक है, किसका वर्क है, अ सुटेबल बॉय, ये भी विक्रम सेठ का वर्क है। ठीक है, इसको नोट कर लें। द गोल्डन गेट कब आया था, 1986। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, दूसरा मैंने क्या बताया अभी आपको, अ सुटेबल बॉय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पहले, ध्यान रखेंगे, सुटेबल बॉय। ठीक है, इनका जो सुटेबल बॉय वर्क है ये कब आया था, ये आया था दोस्तों 1993 में। ठीक है, 1993 में आया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ इनके अदर वर्क की बात करें, एन इक्वल म्यूजिक भी इनका वर्क है, एन इक्वल म्यूजिक। ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक जो है इनका वर्क है, ये आया था 1999 में। ठीक है, साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों फ्रॉम हेवन लेक। ठीक है, कौन सा वर्क है इनका, फ्रॉम हेवन लेक। ठीक है, हेवन लेक ये आया था इनका 1983 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों विक्रम सेठ के, आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं इनके मेजर वर्क्स। ठीक है, बात करें इनकी दोस्तों, मैंने अब टू लाइफ्स की बात हो रही है तो मैंने बता दिया ये पब्लिश हुआ था 2005 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इसमें इन्होंने जो है भारत और जर्मनी के लोगों की कहानी को लिखा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टू लाइफ जो इनकी बायोग्राफी है, ठीक है, ये बता दिया मैंने 2005 में जो है पब्लिश हुआ था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये एक नॉन फिक्शन वर्क है इनका। ठीक है, नॉन फिक्शन वर्क। ठीक है, नॉन फिक्शन वर्क है जिसमें दोस्तों इन्होंने जो है भारत और जर्मनी के लोगों की कहानी है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज नॉन फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज नॉन फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट। कौन सा यहाँ पर प्ले राइट है दोस्तों जो क्रिकेट से बहुत प्यार करता था। तो इसमें ऑप्शन देखिए, हैरोल्ड पिंटर, विक्रम सेठ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइटर है दोस्तों जो क्रिकेट से काफ़ी प्रेम करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैरोल्ड पिंटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक, और आंसर आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हैरोल्ड पिंटर जो है ये क्रिकेट से काफ़ी प्रेम था इनको, हैरोल्ड पिंटर को, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, हैरोल्ड पिंटर की बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न आपको पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था 1930 में, कहाँ हुआ था अब तो आपको जो है याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक रिवीजन क्लास में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था। ठीक है, 1930 में। ठीक, और इनको जो है दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक, इसके साथ साथ
दोस्तों इनके जो वर्क्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे आपका द बर्थडे पार्टी हो गया, द केयर टेकर हो गया, द होम कमिंग हो गया, द डम वेटर हो गया, नो मैन्स लैंड हो गया। ठीक है, ये सारे वर्क्स हैं दोस्तों, किसके वर्क्स हैं? हैरोल्ड पिंटर के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, और विडोवर्स हाउसेज वॉज रिटन बाय। तो ये तो आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, विडोवर्स हाउसेज ये किसने लिखा है? टी.एस. एलियट, जॉर्ज बर्नार्ड शो, डब्ल्यू.बी. यीट्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए किसका है विडोवर्स हाउसेज? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, किसने लिखा है विडोवर हाउस? ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने। ठीक है, विडोवर हाउसेज से आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये पब्लिश कब हुआ था विडोवर हाउस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो विडोवर्स हाउसेज है दोस्तों ये पब्लिश हुआ था 1898 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पब्लिश की बात हो रही है, पूछ लिया जाएगा आपको, तो इसलिए अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विडोवर्स हाउसेज जो है ये फर्स्ट परफॉर्म्ड कब हुआ था, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, परफॉर्म्ड कब हुआ था ये फर्स्ट में? ठीक है, परफॉर्म्ड कब हुआ था बताइए? ठीक है, परफॉर्म्ड, ये फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था दोस्तों 1892 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछ लिया जाएगा। ठीक, अगर आपको पूछा जाए विडोवर्स हाउसेज जो है फर्स्ट परफॉर्म्ड कब हुआ था, तो 1892 में हुआ था। पब्लिश कब हुआ था? 1898। ठीक है, 1892 और 1898 दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? बात करें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से दोस्तों आप सभी जानते हैं। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं, जैसे आपका पिग्मेलियन। ठीक है, पिग्मेलियन है इनका, साथ ही साथ सेंट जॉन हो गया, कई बार पूछा है इसके बारे में, सेंट जॉन के बारे में, सेंट जॉन। और कौन कौन सा वर्क है इनका? आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन। तो आप पेन प्रॉपर नहीं चल रही है। ठीक है, तो आप साथ ही साथ नोट करते रहें। ठीक है, देखिए पिग्मेलियन जो इनका वर्क है ये कब आया था पूछ लिया जाएगा, 1912 में आया था पिग्मेलियन। सेंट जॉन आप सभी जानते हैं, सेंट जॉन आया था इनका 1923 में, 1923 में आया था सेंट जॉन। ये कई बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। ठीक, आर्म्स एंड द मैन आप जानते हैं ये आया था 1894 में, 1894 में। ठीक है, इनकी वर्क्स दोस्तों हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ अन्य जो इनके वर्क्स हैं वो भी आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे आपका मेजर बारबरा, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ठीक है, मेजर, ठीक है, मेजर बारबरा। ठीक है, मेजर बारबरा। ठीक है, मेजर बारबरा कब आया था इनका वर्क? ये आया था 1905 में, 1905 में आया था मेजर बारबरा। साथ ही साथ मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन ये कब आया था इनका? 1902 में आया था इनका, 1902 में आया था। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन। ठीक है, मिसिज वारिन्स प्रोफेशन था, ये आया था इनका 1893 में। और एक कई बार पूछा जाता है कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडा किसका वर्क है? जॉर्ज बर्नार्ड शो का है कैंडिडा। ये कब आया था इनका वर्क बताइए? कैंडिडा कब आया था? कैंडिडा आया था 1898 में। ठीक है, 1898 में आया था कैंडिडा। ठीक है, चलिए सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। आपको बताना है, स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपको बताना है, स्टेटमेंट याद रखना है। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो ये स्टेटमेंट जो है किसने एट्रीब्यूट किया है इसको बताइए? टी.एस. एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अ ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है सभी महान साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मैंने क्या बोला, ऑल ग्रेट लिटरेचर
इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि सभी महान साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना ही है। तो ये दोस्तों आप जानती हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, क्रिटिसिज्म आप जानती हैं, तो मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, हु कंसिडर्ड शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर। चलिए बताइए, हु कंसिडर्ड, किसने कंसिडर किया है शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर। चलिए बताइए, आंसर कीजिए, जॉन डन, जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। कंसिडर्ड मीन्स मतलब होता है मानना, यानी कि किसने माना है शेक्सपियर को पोएट ऑफ नेचर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जॉनसन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जॉनसन। ध्यान से रखेंगे, याद इसको। ठीक है, क्योंकि 2 जॉनसन है आपके, तो इसमें आपको ध्यान रखना, JOHNSON। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसने कंसिडर किया है शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर, जॉनसन। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हेमिंगवेज नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। आपको बताना है, हेमिंगवे का नोवेल है दोस्तों अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों कभी कभी क्या पूछा जाता है, इसका आपको क्या पूछ लिया जाएगा, जोनर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब फेयरवेल टू आर्म्स जो है, इसका जोनर क्या है। ठीक है, ये किस प्रकार का वर्क है इनका, ये एक इनका वॉर नोवेल है दोस्तों, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, वॉर नोवेल, क्लियर है, इसका जोनर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, तो ये क्या है, एक वॉर नोवेल है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है, ये डिवाइडेड है दोस्तों, कितने पार्ट में डिवाइडेड, कितने बुक्स में डिवाइडेड है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अ फेयरवेल टू आर्म्स किसका वर्क है, किसका नोवेल है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का नोवेल है, और ये दोस्तों 5 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और एक किस प्रकार का नोवेल है, ये एक वॉर नोवेल है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा, अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है, ये नोवेल कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था दोस्तों 1929 में, 1929 में पब्लिश हुआ था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस द टर्म, टर्म याद रखेंगे, इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन। तो इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन जो है दोस्तों, ये टर्म जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, ये आपको बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैली कॉल्ड्रिज, T.S. इलियट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसेम प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक आकार देना, या एक में ढालना, आकार देना कह सकते हैं, एक आकार देना। ठीक है, ठीक है, टू शेप इनटू वन, इन शेप, टू शेप इनटू वन, यानी कि एक आकार देना, एक में ढालना कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर किसने जो है ये आपका टर्म जो है दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का, क्या हो जाएगा, सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज। ठीक है, कॉइन्ड बाय सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज। ठीक है, ये टर्म्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो इसेम प्लास्टिक इमेजिनेशन जो टर्म है, इसको किसने कॉइन किया है, आपका कॉल्ड्रिज ने कॉइन किया है। ठीक है, क्लियर है। यह दोस्तों कल्पना की वह क्षमता है जो बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर उन्हें एक नई एकीकृत अर्थपूर्ण रचना में जोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे प्लास्टिक इमेजिनेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। ये कल ही बताया था मैंने आपको, 1948 में किसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, W.B. येट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, T.S. इलियट, स्टीफन स्पेंडर। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं 10 का राइट आंसर हो जाएगा, किसको मिला था, T.S. इलियट को मिला था 1948 में।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर के लिए। कब मिला था? 1948 में मिला था। टी.एस. एलियट के सारे वर्क्स आप जानती हैं दोस्तों, द वेस्टलैंड हो गया, द हॉलो मैन हो गया, ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया, ठीक है, द फैमिली रीयूनियन हो गया, द कॉकटेल पार्टी हो गया, ठीक है, ये सारे वर्क्स हैं टी.एस. एलियट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे W.B. ईट्स डाइड इन। चलिए, W.B. ईट्स की डेथ कब हुई थी ये आपको बताना है। 1936, 1937, 1938 या फिर 39। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। मैंने पूछा था अब मैंने आपको पहले एक बार पूछा था इसके बारे में कि W.B. ईट्स से भी आपकी जो है कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनका जो बॉर्न है ये कई बार पूछा गया है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले रिवीजन क्लास में कि इनका जो बॉर्न प्लेस है वो पूछा जाता है डबलिन, आयरलैंड। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 11 का, W.B. ईट्स डाइड इन 1939। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1939 में हुई थी। ठीक है, और बात करें W.B. ईट्स की बॉर्न की, तो इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था बताइए। W.B. ईट्स का जन्म 1865 में हुआ था इनका। ठीक है, कहाँ हुआ था? डबलिन, आयरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये डेथ होगी, ये दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक, साथ ही साथ W.B. ईट्स को दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिला था। इनको कब मिला था नोबेल प्राइज बताइए, कब मिला था W.B. ईट्स को नोबेल प्राइज? 1923 में। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है दोस्तों, द प्रिंसेस पोएम रिटन बाय। चलिए आंसर कीजिए, द प्रिंसेस पोएम किसने लिखी है? टेनिसन ने लिखी है, कीट्स ने लिखी है, अर्नोल्ड ने लिखी है, या फिर कोल्ड्रिज ने लिखी है? चलिए बताइए। द प्रिंसेस ये एक नैरेटिव पोएम है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, द प्रिंसेस क्या है? नैरेटिव पोएम है। ठीक है, नैरेटिव पोएम। ठीक है, साथ ही साथ पब्लिश कब हुई थी पूछ लिया जाएगा। द प्रिंसेस जो है ये पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? पब्लिश हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? 1847 पूछा गया था पिछली बार, ध्यान रखेंगे। 1847 में पब्लिश हुआ था द प्रिंसेस। और किसका वर्क है दोस्तों ये आप सभी जानते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का? टेनिसन। ठीक है, तो टेनिसन की दोस्तों ये पोएम है द प्रिंसेस, और एक नैरेटिव पोएम है और पब्लिश हुई थी 1847 में। ठीक है, बाकी टेनिसन के बारे में आप जानती हैं। ठीक है, टेनिसन का जन्म पूछा जा सकता है, बॉर्न, तो इनका जन्म हुआ था 1809 में। ठीक है, और साथ ही साथ ये विक्टोरियन पोएट हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये पोएट लॉरिएट बने थे। कब बने थे ये मैंने आपको बताया था। कब बने थे पोएट लॉरिएट? ये 1850 में बने थे। ठीक है, 1850 में क्या बने थे? टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे। ठीक है, इनके वर्क्स मैंने आपको सब बता रखे हैं। इन मेमोरियम हो गया, द लेडी ऑफ सैल्यूट हो गया, ब्रेक 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 हो गया, क्रॉसिंग द बार हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, तो इनके सारे वर्क्स ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हु रोट लाइबर अमोरिस। तो आपको बताना है। ठीक है, लाइबर अमोरिस जो है दोस्तों ये किसने लिखा है? लैम्ब ने लिखा है, हैजलिट ने लिखा है, फ्रॉस्ट ने लिखा है, या फिर नन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैजलिट ने लिखा है इसको। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाइबर अमोरिस का मतलब होता है, लाइबर का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, और एमोरिस का मतलब होता है उपासक, यानी कि प्रेम का उपासक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसने लिखा है इसको? किसने लिखा है? हैजलिट ने लिखा है। और आपको पूछा जाएगा कि पब्लिश कब हुआ था लाइबर अमोरिस। ये इनका वर्क जो है दोस्तों ये पब्लिश हुआ था 1823 में। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था? 1823 में हुआ था। ठीक है, बाकी हैजलिट का आपको वर्क सब जानते हैं आप। ठीक है, द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक, द प्लेन स्पीकर। ठीक है, द लाइफ ऑफ नेपोलियन भी इनका वर्क है हैजलिट का। ठीक, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, लाइबर अमोरिस, लाइबर का मतलब होता है स्वतंत्र, और एमोरिस का मतलब होता है उपासक। ठीक है, स्वतंत्र उपासक, यानी कि प्रेम का स्वतंत्र उपासक इनको
स्वतंत्र उपासक, इनमें ये इसका मतलब होता है लाइबर एमोरिस का। ठीक है, ये कब लिखा, कब पब्लिश हुआ था पूछ लिया जाएगा, 1823। और हैजलिट का बॉर्न और डाइट दोनों याद रखने हैं आपने, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा। बॉर्न कब हुआ था हैजलिट का, 1778 में बॉर्न हुआ था। और डाइट की बात करें तो डेथ हुई थी इनकी 1830 में। ठीक, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। अ रूम ऑफ वंस ओवन इज रिटन बाय, ये मैंने कई बार बता रखा है। और रूम ऑफ वंस ओवन, ये दोस्तों किसने लिखा है इसको, पीवी सैले, वर्जीनिया वुल्फ, मुल्क राज आनंद, या फिर नन ऑफ दीज। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का है दोस्तों वर्क, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्जीनिया वुल्फ आप जानती हैं दोस्तों, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा था आपका शायद मिसिस डॉलोवे, पूछा था ना 1925। ठीक है, टू द लाइट हाउस इनका वर्क है, ऑरलैंडो इनका वर्क है। ठीक है, और रूम ऑफ वंस ओवन इनका वर्क है। ये कब आया था पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 1929। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स आपको वर्जीनिया वुल्फ के ध्यान में रखने हैं। मिसेस डॉलोवे इनका वर्क है दोस्तों, पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, मिसेस डॉलोवे मिसेस डॉलोवे कब आया था इनका, ये 1925। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको वर्जीनिया वुल्फ को अच्छे से तैयार कर लेना है, यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। 15 का आपने आंसर करना है। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज इज रिटन बाय, आपको बताना है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है ये किसका वर्क है, किसने लिखा है इसको, थॉमस हार्डी, W.B. ईट्स, कोल्ड्रिच, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज किसका वर्क है, थॉमस हार्डी का है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। थॉमस हार्डी का आपको जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1840 में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 1928 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, थॉमस हार्डी की। इनके वर्क्स आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इनका वर्क है, 1874 में आया था। द रिटर्न ऑफ द नेटिव आप सभी ने पढ़ा है, 1878। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, 1886। पिछली बार की पिछली बार पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था यहाँ पर, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, इसकी स्टोरी भी आप अच्छे से समरी इसकी पढ़ लेना। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये कब आया था पूछा गया था, तो ये आया था दोस्तों 1886, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1886। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स दोस्तों थॉमस हार्डी के आपने अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनके सारे वर्क्स याद रखने हैं, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ नेटिव, और द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, जूड द ऑब्स्क्योर। ठीक है, डाइनिट्स इनका एक ड्रामा है, पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा ड्रामा है इनका एक, ठीक है, इनका एक ड्रामा है जो पूछा जाता है, कौन सा है ड्रामा, द डाइनिट्स, DYNATES। ठीक है, द डाइनिट्स जो है ड्रामा है दोस्तों, ये किसने लिखा है, थॉमस हार्डी ने। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।